नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस व्याख्यान माला में अब हम चर्चा करेंगे प्री हिस्टोरिक माइंड, यानी कि प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में लोगों के जीवन पद्धति, उनके कला और धर्म, इसके विषय में हमें क्या कुछ जानकारी मिलती है और यदि कुछ अनुमान लगाया जा सकता है तो कैसी जीवन प्रणाली उस समय की रही होगी। आज से महज कुछ दशकों पहले तक प्रागैतिहासिक काल के विषय में सिर्फ जब चर्चा होती थी तो सिर्फ औजारों की चर्चा होती थी। औजारों के अलावा और किसी चीज़ की बात नहीं होती थी और सिर्फ ज़्यादातर पुरातत्व शास्त्री इसी बात में लगे रहते थे कि किस प्रकार के पेलोलिथिक टूल्स हमें किस स्थान से मिले हैं। लेकिन जब अब आज के हम समय में देखते हैं तो कई प्रकार के अध्ययनों को मिलाकर एक समग्र चित्र खींचने की कोशिश की जा रही है कि प्रागैतिहासिक जीवन कैसा था, प्रागैतिहासिक लाइफस्टाइल कैसा था, क्या उस समय के बारे में हम आज कह सकते हैं। हालांकि कालखंड में इतना दूर है और उसके विषय में इतनी कम जानकारी हमें अभी हासिल है कि यह निश्चित रूप से कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रागैतिहासिक मानव जो पेलोलिथिक और मेसोलिथिक का जो मनुष्य था, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, वो किस प्रकार की जीवन शैली बिताते थे, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। लेकिन यदि कुछ अनुमान लगाए जाएं तो ये दिखाई देता है कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल बैकग्राउंड में अपने को आत्मसात कर लेने, अपने को उसमें ढाल लेने की ताकत रखते थे। कई प्रकार के स्थलों से गुजरते हुए जो हम ये समझते हैं कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जिसको बोलते हैं कि अफ्रीका से मनुष्यों का एक दल निकला और एक बार नहीं, अब तो ये माना जाता है कि मनुष्यों का दल एक से अधिक बार निकला। वो दल जब निकला तब वहाँ से होते हुए कैसे भारत तक पहुँचा। इस रास्ते में तरह तरह के भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन मनुष्य के साथ एक खास बात यह है कि अपने को यह हर परिस्थिति में ढाल लेता है। यह बर्फ़ और रेगिस्तान, गर्म और ठंडा, वन और बिल्कुल बिना वन के इलाके जो हैं, निर्वन इलाके, उन सभी जगहों पर अपने को ढालने की क्षमता रखता है। हम लोग मानते हैं कि जो हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो आखेटक संग्राहक समुदाय दुनिया भर में हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि सामान्य हैं, जो कि मिलती जुलती हैं। और उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए प्रत्येक नोमैड जाति, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़, आखेटक संग्राहक समाज अपना जीवन कैसे बसर करता है, उसको यदि थोड़ा हम अनुमान उसके आधार पर लगाएं तो मोटा मोटी कुछ चित्र, एक ब्रॉड चित्र उभर करके आता है। हैबिटेट की यदि हम बात करें, रहने की जगह की, तो पुरापाषाण काल में हमें रॉक शेल्टर्स बहुत ही एक प्रमुख स्वरूप नज़र आता है। गुफाओं के मुकाबले ये आउटक्रॉप में, जहाँ की पत्थर कुछ थोड़ी दूर तक निकले हुए हों और छत का स्वरूप ले रहे हों, ऐसे जो शैलाश्रय होते हैं, ऐसे शैलाश्रय इनके सबसे उपयुक्त जगह थे। लेकिन इसके अतिरिक्त कई जगह हम पाते हैं कि ब्रांचेस, ग्रास, लीव्स, रीड्स, जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, घास फूस है, पत्ते हैं, सरकंडे हैं, इनको भी जोड़ जाड़ कर, इनको भी मिलाकर प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य ने अपनी रक्षा धूप और वर्षा से करनी शुरू कर दी थी। खासकर इसके अंतिम चरण में हमें दोनों तरह के बस्तियां मिलती हैं। एक तरह की बस्ती मिलती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक जहां लोग बने रहे, जहां काफ़ी
शताब्दियों तक लोग बने रहे, जैसे कि हम भीमबेटका में देखते हैं, हुंसगी में देखते हैं, जहाँ शताब्दियों तक एक स्थान पर रहने का प्रमाण मिलता है। लेकिन फिर दूसरी जगह हमें ऐसे भी मिलते हैं जहाँ की टेम्प्ररी कैंप साइट का उदाहरण मिलता है, जहाँ लगता है कि लोग वहाँ कुछ दिन रहे और फिर उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से निकल कर चले गए। टेम्प्ररी कैंप साइट जिसको बोलते हैं वो भी दिखाई देता है। तो दोनों किस्म की व्यवस्थाएं शायद प्रचलित रही होंगी। टेम्प्ररी कैंप साइट भी रहा होगा और इसके अलावा जो दीर्घकालीन बस्तियां हैं वो भी रही होंगी, खासकर रॉक शेल्टर्स के आसपास। इसके अलावा हो सकता है कि एक्टिविटी पर आधारित भी बस्तियां रही हों, जैसे स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए, जैसे पत्थर के औजार बनाने के लिए नदियों के किनारे जहां पत्थर ज़्यादा आसानी से मिलते हैं, जहां उन्हें घिसा जा सकता है, ऐसी जगह जो या सुविधाजनक, कोई भी सुविधाजनक जगह, जैसे पशुओं को मारने के लिए भी लगता है कि बूचरी किसी खास जगह बनाने का संकेत मिलता है। तो हैबिटेट में जो वास स्थान है, जो बस्तियां हैं, उसके बारे में हम थोड़ा यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य में एक यदि बढ़िया फेवरेबल लोकेशन मिल गया तो फेवरेबल लोकेशन, उपयुक्त स्थान मिलने पर एक ही स्थान पर वो लंबे समय तक रहना पसंद करते थे। वरना ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ समय यहाँ कुछ समय वहाँ टेम्प्ररी कैंप साइट या सीजनल कैंप साइट बनाते हों कि जाड़े के मौसम में यहाँ रहे, फिर वहाँ से निकल गए, बरसात में फिर वहाँ रहे, गर्मी में वहाँ रहे। इस तरह से मौसम के हिसाब से कैंप साइट बदलते रहते होंगे। यदि हम इनके सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अनुमान करें तो ज़्यादातर विद्वानों का ये राय है कि दरअसल प्रागैतिहासिक समाज एक प्रकार का बैंड सोसाइटी था, यानी कि दलीय समाज था। ये एक ऐसा दल हुआ करता था जिसमें कि 100 से कम लोग होते थे, और यदि 100 से ज़्यादा लोग जब होने शुरू होते थे तो ये बैंड फिर बट जाता था, 2 हिस्सों में बट गया, फिर वो आगे बढ़ता चला गया। पर एक साथ 100 से कम ही लोग एक साथ रहा करते थे। ये बैंड सोसाइटी का अभी भी जो हमारा अनुभव है, जो ऐतिहासिक काल से जो जनजातीय समाज में अनुभव है, उससे भी ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा लोगों का भोजन एक स्थान पर इंतज़ाम करना, उसकी व्यवस्था करना कठिन होता है। इसलिए बहुत बड़ी आबादी एक जगह नहीं रह सकती है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया, औजारों का विकास होता गया, वैसे वैसे बस्तियां बड़ी होती हैं, वैसे वैसे उनका ये उसमें क्षमता विकसित होती है कि एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के पर्यावरण में इतना साधन नहीं था कि बड़े बड़े समुदाय एक जगह रह सकें। तो ये बैंड सोसाइटी का एक लक्षण है, जो कि 100 से कम लोग एक जगह हुआ करते थे। निश्चित रूप से इनमें आपस में एक किनशिप टाइज रहता होगा, एक नातेदारी का संबंध, रिश्ता नाता रहता होगा, क्योंकि माता पिता बच्चे, फिर ऊपर उनके माता पिता के पिता, इस तरह से एक ये जो स्ट्रक्चर है वो किनशिप टाइज का, रिश्ते नातेदारी का यह रहा होगा। यह भी लगता है कि इनमें उम्र और लिंग के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर या काम का विभाजन होता होगा। जो डिवीजन ऑफ लेबर है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ऐसा लगता है कि शायद जो भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है, कम से कम उसमें पुरुषों द्वारा हंटिंग करने और महिलाओं द्वारा गैदरिंग करने के चिन्ह मिलते हैं। हालांकि दुनिया के पैमाने पर और कई ऐसे इसके अपवाद भी मिलते हैं जहाँ की महिलाएं भी हंटिंग में जाती थीं, लेकिन हमारे जो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, रॉक शेल्टर्स में जो डिपिक्शन है दीवालों पर, उसमें महिलाओं को शिकार पर जाते हुए न के बराबर दिखाया गया है। और इससे भी ऐसा अनुमान लगता है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर में
सेक्स का रोल था कि कौन सा काम कौन करेगा, और यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण यह माना जाता है कि शायद खेती की जो आरंभिक तकनीक थी, जिसको कि हम बागवानी कह सकते हैं, जो बागवानी के जो हॉर्टिकल्चर का जो स्टेज था, उसमें महिलाओं ने ही पहली बार जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स किया, पौधों को पालतू बनाना, उनको अपने इसके अंदर लाना, विभिन्न पौधों को मिलाकर एक पौधा बनाना, इन सब चीज़ों की शुरुआत लगता है कि महिलाओं ने किया। और इसीलिए आज भी जो एग्रीकल्चरल रिचुअल्स हैं उसमें इस तरह के फर्टिलिटी राइट्स देखने को मिलते हैं। उम्र के आधार पर भी संभव है कि ये काम बढ़ते होंगे, जो बड़े उम्र के हैं और छोटी उम्र के हैं और जो युवा हैं, उन सब के काम भी अलग अलग रहते होंगे। जितना ज़्यादा खतरनाक काम होगा, मेहनत का काम होगा, वह निश्चित रूप से जो युवा लोग थे उनको करना पड़ता होगा। इसके अलावा हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स के भी कुछ निशान मिलते हैं, यानी कि एक इलाके में जो सामग्री पाई जाती है, उस सामग्री को दूसरे जगह ले जा कर के बांटना, और वहाँ से फिर दूसरी जगह जो अच्छी चीज़ें होती हैं या जहाँ बहुतायत होती हैं उसको वहाँ से लाना। तो अपने यहाँ के ज़्यादा बची चीज़ों को दूसरे जगह पहुँचाना और लाना, ये विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रागैतिहासिक काल में ही शुरू हो चुका था। बल्कि हम लोग जो नवपाषाण कालीन बस्तियाँ देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें बिहार के इलाके में जो नवपाषाण कालीन साइट्स मिले हैं, वहाँ आपको दक्षिण पश्चिम के जो पश्चिमोत्तर भारत के जो सामग्री है उनका भी वहाँ प्रेजेंस मिलता है, जो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से एक्सचेंज के माध्यम से आते होंगे। तो रेसिप्रोसिटी एक तरह का होता होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता होगा, लेकिन ये कमर्शियल एक्सचेंज नहीं है। एक तरह से ये वो विनिमय नहीं है जो कि आप कह सकते हैं जैसे बार्टर नहीं है उस तरह का, या एक कबीला, एक जनजाति दूसरे जनजाति को दोस्ती के भाव से या मैत्री भाव से या उनसे डर कर उनको सामान देते होंगे, या उनसे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता होगा। अभी हमें इस समाज में, प्रागैतिहासिक समाज में, जो यह पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड का समाज है, इसमें किसी प्रकार के परमानेंट लीडर का कोई निशान नहीं मिलता है, न किसी फॉर्मल चीफ का निशान मिलता है। हमें ऐसा देखने से नहीं लगता है कि यह जो बैंड है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रशासन ऊपर से एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह बैंड दरअसल आपस में एक रीति रिवाज और सामाजिक एटिकेट, जो व्यवहार है, उसके माध्यम से जुड़ा हुआ समाज था। यह किसी फोर्स से जुड़ा हुआ समाज नहीं था, किसी प्रकार के दबाव, किसी प्रकार के बल प्रयोग से जुड़ा हुआ समाज नहीं था, जो हम बाद में देखते हैं जब किंगशिप की स्थापना हुई, जब राजतंत्र की या जो कर प्रणाली की स्थापना हुई, उसके बाद जो समाज हमें दिखता है वो बिल्कुल भिन्न है। पर इस समय अभी भी आप देखेंगे जनजातीय समाजों में लोग दरअसल नियम को एक दूसरे के से बिना कहे हुए मानते हैं। वो उनका एक तरीका है जीने का, उनका रीति रिवाज ही ऐसा है जिससे वो निर्देशित होते हैं, और यह आपस में उनके यदि डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने में भी दिखाई देता है। तो हमने हैबिटेट की चर्चा की, वास स्थान की, और फिर सोशल स्ट्रक्चर की चर्चा की। हम लोग यदि सब्सिस्टेंस के बारे में देखें कि उनका भोजन प्रबंध किस प्रकार होता था, तो उसमें हंटिंग गैदरिंग बहुत ही एक सामान्य चीज़ दिखाई देती है। और ख़ास तौर से यह बात गौर करने की है कि सभी जनजातीय समाजों में करीब करीब अभी भी बड़ा ही एक सेंसेबल रेस्ट्रेंट दिखाई देता है, यानी कि वो समाज अपने को आत्मनियंत्रित करता है, ज़रूरत से ज़्यादा पशुओं का शिकार नहीं करता, जितना बहुत ज़रूरी है उतना ही प्रकृति से लेता है। इस समय कोई ऐसा उत्पाद नहीं था जिसका कि संग्रह किया जा सके, तो एक्युमुलेशन जो है वो क्वेश्चन से बाहर था। अभी किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया जा सकता था,
जब खेती की कहानी शुरू हुई, खेती के बाद लोग चावल, दाल, गेहूँ, जौ इन चीज़ों को संग्रहित करने लगे और ये फिर वर्षों तक संग्रहित किए जा सकते थे। लेकिन इस समय जो पेलोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड है, इस समय एक्यूमुलेट करने का, चीज़ों को संग्रहित करके सुरक्षित रखने का कोई जरिया नहीं था। इसलिए इस समय जो ज़्यादातर चीज़ हैं वो नॉन एक्यूमुलेटिव हैं और इसीलिए ये हम देखते हैं कि लोग हंटिंग गैदरिंग के सहारे अपना काम अच्छी तरह चला लेते थे। यह सोचना भी गलत है कि ये बहुत ही ऐसा समय होता था जबकि किसी को कोई समय नहीं होता था समाज में और ये बहुत स्ट्रेस्ड रहते थे, ऐसा भी नहीं है। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी पर्याप्त भोजन प्रबंध कर लेती थी और जो खाद्य संग्राहक समाज था, खेटक समाज था, उसमें भी लीजर का स्कोप था। लोग आराम से बैठते थे और भाषा का विकास निश्चित रूप से उस समय हो गया होगा और ऐसा लगता है कि वो कम्युनिटी लाइफ जो है उनका एक प्रमुख चीज़ रहा होगा। सामुदायिक जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम रहा होगा उनके जीवन का और उन्हें कोई संग्रह नहीं करना है, कल के लिए कुछ बचाना नहीं है, कल आने पर फिर नया शिकार करना है, नया कंदमूल खोजना है और जब वहाँ से वनस्पति और जीव जंतु समाप्त हो जाएं तो दूसरी जगह फिर चल निकलना है। इसलिए ये जो पूरा सबसिस्टेंस पैटर्न है वो हंटिंग गैदरिंग पर बेस्ड है और हंटिंग गैदरिंग कितनी ठोस व्यवस्था थी। जो खाद्य आखेटक और संग्राहकों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कितनी मजबूत थी, उसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कई लाख सालों तक यह चलती रही। यहाँ तक कि जो टूल्स के बनने से बहुत पहले करीब करीब 18-20 लाख वर्षों तक मानव जैसी एक प्रजाति ने, जो बाद में आकर के इस प्रकार का मानव होमो सेपियंस सेपियंस बन पाया, मॉडर्न मैन बन पाया, एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, उसके भी काफ़ी पहले लोगों ने आखेट और खाद्य संग्रह करके अपना जीवन शैली बनाना जारी रखा। मोटे तौर पर हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो पुरुष थे वो शिकार करने के लिए जाते थे और जो महिलाएं थी वो बच्चों के कारण, ख़ास तौर से चूँकि उनका जो फिजिकल एक ड्यूटी है उसके कारण, बच्चों के कारण, प्रसव के कारण वो अपने बेस से बहुत दूर नहीं जा सकती थी, तो बेस के आसपास पत्तियों, फलों और कई प्रकार के कंदमूलों को जमा कर इसका उपयोग करती थी। हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसका एक मिलता है जो कि रॉक आर्ट के रूप में दिखाई देता है। रॉक आर्ट जो प्री हिस्टोरिक आर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, प्रागैतिहासिक जो जीवन है, प्रागैतिहासिक कला है, उसमें दो प्रकार के हमें प्रागैतिहासिक कलाएं दिखाई देती हैं। एक तो रॉक आर्ट है जो शैल चित्र जिनको कहा जाता है, जो गुफा के और जो रॉक शेल्टर्स के शैलाश्रयों के दीवार पर बनाए जाते थे, और दूसरा है जिसको कि पेट्रोग्लाफ्स बोलते हैं, PETROGLYPHS, पेट्रोग्लाफ्स। पेट्रोग्लाफ्स एक प्रकार से खुदाई करके, चिजलिंग करके, छेनी मारकर, किसी प्रकार के छेनी मारकर उसका इनग्रेविंग करते थे, उसकी खुदाई करते थे, आकृति उससे बनाते थे खोदकर। और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार के पेट्रोग्लाफ्स हमें मिलते हैं। एक प्रकार से ये मूर्ति कला के पूर्वज कहे जा सकते हैं। जैसे रॉक आर्ट चित्रकला के पूर्वज हैं, वैसे पेट्रोग्लाफ्स मूर्ति कला के पूर्वज हैं। इसके अलावा हमें कभी कभी पोर्टेबल फिगराइंस भी मिलते हैं और टूल्स, डिज़ाइन किए हुए टूल्स भी मिलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि मानव के अंदर कलात्मक भावनाओं का विकास हो रहा था। कई ऐसे हमें कल्ट ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसको कि देखकर लगता है कि मनुष्य एक डिवाइन की परिकल्पना और उसको अपने लकड़ी, हड्डी
या पत्थर पर उतारने की कोशिश कर रहा था। केव पेंटिंग्स निश्चित रूप से परमानेंट किस्म के हैं और ऐसे बनाए गए हैं जो कि कई हज़ार वर्षों के बाद भी आज हमें उसी प्रकार सुरक्षित मिल रहे हैं। हालांकि कई जगह हमें वो उनका नाश होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन भारत में केव पेंटिंग्स अभी तक कम मिले हैं। वैसे पहले के मुकाबले अब कई नई जगहों को खोजा गया है, लेकिन भीमबेटका में जैसे कि काफ़ी बड़ी मात्रा मिले हैं। हाल के दिनों में बिहार में भी खास तौर से राजगीर के आसपास नए स्थल मिले हैं जहाँ की केव पेंटिंग्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा कैमूर की पहाड़ियों में, सासाराम के पास, मिर्ज़ापुर के पास कई जगह हमें दिखाई देते हैं। लेकिन दुनिया के अन्य इलाकों के मुकाबले केव पेंटिंग्स के मामले में अभी भी हमारा रिसर्च थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इस पर और काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में और केव पेंटिंग्स मिलने की संभावना है। तो जो पेलियोलिथिक आर्ट है उसका जो एक रिफ्लेक्शन है कल्ट ऑब्जेक्ट्स, वो हमें कई जगह दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग कल्ट ऑब्जेक्ट्स को देखें तो लोहंडा नाला, LOHANDA, लोहंडा नाला जो बेलान नदी की घाटी में है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से ऊपरी पेलियोलिथिक पीरियड का एक ऐसा कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट मिला है, यानी कि हड्डी का बना हुआ एक ऐसा नक्काशीदार वस्तु प्राप्त हुई है जिसको कि बहुत सारे पुरातत्वविद मानते हैं कि ये मदर गॉडेस का पहला जो मातृदेवी का पहला चित्रण है। हालांकि इसको कुछ पुरातत्व शास्त्री जैसे ऑल्चिन वगैरह, ऑल्चिन ये मानते हैं कि ये एक तरह का हार्पून था, एक तरह का ये भाला जैसा उपकरण था और इसलिए इस तरह से सजाया हुआ है। यह कल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी विद्वान इसे मानते हैं कि यह कल्ट ऑब्जेक्ट का मातृदेवी की निरूपण का पहला उदाहरण मिलता है लोहांडा नाला बेलन नदी की घाटी में जो उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार कुरनूल से हमें एक ऐसा माला मिला है जो कि पशुओं की हड्डियों को छेद करके बनाया गया है, एनिमल टीथ में पूरा ग्रूव करके, और ये ऐसा लगता है कि ये ऑर्नामेंट की तरह पहना जाता था। और यह भी एक तरह से दिखाता है कि किसी प्रकार के रीति रिवाज की अवधारणा बन रही थी, या जिसको कि तावीज़ के तरह की चीज़ बन रही थी कि यदि इसको पहनोगे तो जानवर की तरह शक्तिशाली हो सकते हो या जानवरों से तुम्हारी रक्षा होगी। इस तरह की कोई भावना ज़रूर रही होगी। हम लोग उनके मेंटालिटीज़ के विषय में बहुत ही सीमित स्तर तक बोल सकते हैं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हम बिना आधार के कोई बात नहीं कह सकते। जो पुरातत्व शास्त्री हैं वो किसी चीज़ को आधार को लेकर के एक सीमित दूरी तक उसको सजेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें मैहर से, जो कि इलाहाबाद के पास है, MAIHAR, वहाँ से बलुआ पत्थर के चक्र मिले हैं, चकती मिली है, सॉफ्ट बलुआ पत्थर के बने हुए, और इनके बारे में भी माना जाता है कि ये किसी प्रकार के कल्ट ऑब्जेक्ट थे क्योंकि इनका और कोई कार्य नज़र नहीं आता। भीमबेटका में भी आपको सर्कुलर डिस्क मिलते हैं जो कि चैल्सडनी से बने हैं, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिच शेल का निशान के बीड्स मिले हैं जो शुतुरमुर्ग के अंडों से बनाए गए बीड्स मिले हैं, मनके मिले हैं। और इस प्रकार से एक लग रहा है कि जो कल्टिक ऑब्जेक्ट्स है या किसी प्रकार के जो धार्मिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लक्षण उभरने लगे थे। महाराष्ट्र के पटने में भी PATNE पटने, वहाँ भी ऑस्ट्रिच एगशेल मिला है जिसको कि लगता है उसका परफोरेटेड बीड्स मिला है। भीमबेटका में तो एक ख़ास चीज़ मिली है जिसको कि बड़ा ध्यान दिया गया है, वो है ऑडिटोरियम केव। यानी कि एक ऐसी गुफा मिली है जिसमें कि
बैठने की जगह लगती है। यह एक तरह का रूमी टनल है, एक बड़ा सा सुरंग जैसा है जो कि जिसमें अच्छी खासी जगह है। यह 25 मीटर लंबी है और यहाँ हॉल नुमा इस जगह में काफ़ी यह इसने आकर्षित किया है। इसकी दीवारों पर पेंटिंग्स बने हैं। तो ये एक दिखाता है कि शायद उन लोगों का एक सभा स्थल रहा हो, इसकी भी संभावना हो सकती है। बागौर एक में, जो कि हम अभी जिसकी चर्चा कर चुके थे, बागौर में अपर पेलोलिथिक काल में हमें एक श्राइन का भी अवशेष संकेत मिलता है, जो कि 9000 से लेकर 8000 सामान्य संवत पूर्व हो सकता है। यह एक ऐसा सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, गोल स्थान बनाया गया है जो कि सैंडस्टोन के रबल से बना है। जो बलुआ पत्थर का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसको जमा करके एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म, एक सर्कुलर मंच बनाया गया है। और इसमें इसका जो डायमीटर है वो करीब 85 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है। और एक तरह से ये त्रिभुज के आकार का, जैसे बेस ज़्यादा बड़ा है और ऊपर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इस प्रकार के श्राइन बाद में भी जनजातीय समाजों में देखे जाते हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर नज़र गई लोगों की। और उस मंच के ऊपर में एक नेचुरल स्टोन को बहुत ही खास तरीके से कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगुलर पैटर्न में रखा गया, जो एक के बाद एक त्रिभुज, एक के बाद एक त्रिभुजाकार इसमें रखा गया है। इसके ऊपर कलर लगाए गए हैं और ये जो कलर है वो येलोइश रेड है और फिर डार्क रेडिश ब्राउन है। इस प्रकार ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने आप में सूचित करता है कि यह शायद किसी प्रकार के रिचुअल सेंटर का हिस्सा रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने यहाँ कई प्रकार के स्टोन फ्रैगमेंट्स, 9 तरह के स्टोन फ्रैगमेंट्स और भी प्राप्त किए हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के आसपास हैं। इन सब को यदि जोड़ दिया जाए तो 10 के करीब टुकड़े मिलते हैं और ये जो टुकड़े हैं वो सब मिलकर के एक ट्रायंगल का रूप यदि लेते हैं तो इनको हम 15 गुना 6 गुना 6.5 गुना 6.5 सेंटीमीटर मोटा ट्रायंगल इनको हम पाते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है वो निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म के आसपास प्लेटफॉर्म पर रखे गए थे। और सबसे खास बात यह है कि अभी उस इलाके में अभी भी जो कोल और बैगा जनजातियां रहती हैं कैमूर के पहाड़ियों में, वो अभी भी इस प्रकार के सर्कुलर रबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यानी कि पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों से मंच बनाकर और उसके ऊपर पूजा करने के लिए एक प्रकार का ट्रायंगुलर स्टोन, त्रिकोणीय आकार का पत्थर रखकर, जो कि इनके लिए फीमेल प्रिंसिपल यानी कि स्त्री शक्ति का प्रतीक होता है और वो उसको देवी का एक आइकन मानते हैं, देवी का प्रतीक मानते हैं। तो यह अपने आप में बताता है कि बागौर में एक हमें सबसे पहली बार एक ऐसा कल्ट साइट मिला है जो कि प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा था। और आज के समय में इथनो आर्कियोलॉजी का सहारा लेते हुए यदि हम समझें तो कह सकते हैं कि कोल और बैगा जातियां, जिनके पूर्वज उस समय में शायद रहते होंगे, उन्होंने भी इसी तरह से पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर उनका मलबा को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक प्रकार का कल्ट साइट बनाते होंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि मानव के जीवन के इस चरण में पैलियोलिथिक काल के समाप्त होते होते तक जो प्रागैतिहासिक चिंतन है वो अमूर्तन की तरफ बढ़ चला था, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ चला था और कई प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को अब स्वरूप दिया जाने लगा था।
आइए हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण में थोड़ी सी बातचीत प्री हिस्टोरिक आर्ट पर करते हैं, रॉक आर्ट पर ख़ास तौर से, कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, इनके सब्जेक्ट मैटर क्या है, इनके पर्पस क्या है। इन चीज़ों पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के ये जो शैल चित्र हैं, रॉक आर्ट हैं, इनको सबसे पहले कार्लाइल ने CARLLEYLE कार्लाइल ने ढूंढ निकाला था। ये मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में जो रॉक शेल्टर मिले हैं उनकी सीलिंग में यानी कि छत में और उसके अलावा दीवारों पर बने हुए मिले हैं। करीब करीब 1867-68 ईस्वी में कार्लाइल ने इन्हें ढूंढ कर निकाला था और उनके बारे में दुनिया को बताया कि यहाँ इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। करीब करीब 150 से ज़्यादा साइट्स अब हमारी जानकारी में आ चुके हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शैलाश्रयों के बने चित्रों से संबंधित है। रॉक शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग्स, रॉक आर्ट जो है वो 150 जगहों पर अब मिल चुका है और ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये भारत के किसी विशिष्ट हिस्से की संस्कृति में है। पूरे भारत में हमें शैलाश्रय, शैलचित्र मिलते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है, इसका ज़्यादा जमाव जो है वो आपको संकेंद्रण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केंद्रीय भाग में मिलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा संख्या में जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, रॉक आर्ट है, प्रागैतिहासिक कला है, वो भीमबेटका और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देता है। भीमबेटका में आपको 600 से ज़्यादा पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं। 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर 600 से ज़्यादा जगहों पर आपको रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। यदि हम लोग प्री हिस्टोरिक आर्ट के क्रोनोलॉजी को देखें तो ऐसा अनुमान लगता है कि इनको हम इनके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बांट सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं दिखता। लेकिन ऐसा लगता है कि स्टाइल और उनका जो स्टोन टूल्स का जो स्टाइल है, उसका जो नेचर है, वह उसके साइट के आसपास जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इन सब का अनुमान लगाकर हम इसके क्रोनोलॉजी को तय कर सकते हैं, इसके कालक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे वाकांकर ने, VS वाकांकर, WAKANKAR वाकांकर ने यह बताया कि ऐसा लगता है कि जो ग्रीन पिगमेंट है, हरे रंग के जो चित्र बने हैं, जिन चित्रों में हरे रंग का उपयोग किया गया है भीमबेटका के इलाके में, वो सबसे पुराने हैं और इसलिए वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के हो सकते हैं। लोअर पैलियोलिथिक का नहीं है, अपर पैलियोलिथिक का है, यानी कि पैलियोलिथिक के अंतिम दिनों का है। लेकिन यह हरे रंग के चित्रों को, हरे रंग के मटेरियल से जो चित्र बनाए गए हैं वो सबसे पुराने लगते हैं, ऐसा वाकांकर ने कहा। लेकिन कई अन्य विद्वान हैं, जैसे कि YS मठपाल हैं, ऑलचिन हैं, DK चक्रवर्ती हैं, इन लोगों ने कहा कि रंग के आधार पर काल विभाजन ठीक नहीं लगता, क्योंकि यह तार्किक नहीं है, और इसीलिए उन लोगों ने थीम्स और स्टाइल के ऊपर, जो चित्र का विषय वस्तु है और जो उसकी शैली है, उसके आधार पर तिथि क्रम निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, पिगमेंट के आधार पर नहीं। पिगमेंट अपने आप में हो सकता है कि बेहतर मेथड रहा हो, लेकिन वो क्रोनोलॉजी को फिक्स करने के लिए ठीक नहीं लगता है, और इसीलिए हमें जो स्टाइल है और जो चित्र की शैली है, उसके आधार पर इसको उसका निर्णय करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने ये कहा कि जिन चित्रों में
पशुओं का शिकार करते हुए और सिर्फ पशुओं का शिकार करते हुए मनुष्यों को दिखाया गया है, उन्हें पहले का माना जाना चाहिए। और इसीलिए उन्हें मेसोलिथिक पहले का जो है, मेसोलिथिक से पहले का माना जाना चाहिए, 8000 बीसी से पहले का माना जाना चाहिए। और जिसमें फिर कई प्रकार के थीम्स बदलने शुरू होते हैं, उसमें हम उसको परवर्ती काल का मान सकते हैं। जो उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि इंडियन रॉक आर्ट को, भारतीय जो शैल चित्र हैं, उनको सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 3 चरण हैं? पहला चरण है प्री हिस्टोरिक, दूसरा चरण है ट्रांजिशनल और तीसरा चरण है हिस्टोरिकल। पहला जो चरण है प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में जो पेलोलिथिक पीरियड है, पुरापाषाण काल का सबसे ऊपरी चरण वो आता है, मेसोलिथिक चरण आता है, और प्री हिस्टोरिक पीरियड के इस काल में हमें वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल और हंटिंग गैदरिंग सीन ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो विषय वस्तु के आधार पर देखें तो 3 चरण है। प्री हिस्टोरिक में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसमें आपको शिकार के दृश्य, जंगली जानवरों के शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। जो दूसरा चरण है वो है ट्रांजिशनल, यानी संक्रमणकालीन चरण। वो नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक फेज से संबंधित है। वो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इसमें आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दिखाई देता है और एग्रीकल्चर दिखाई देता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। यानी कि खेती और पशुपालन से संबंधित दृश्यों का अंकन जहाँ हुआ है, उन दृश्यों को हम संक्रमणकालीन यानी कि नियोलिथिक, नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन पेंटिंग्स मान सकते हैं, चित्र मान सकते हैं। और फिर तब तीसरा चरण है जो कि ऐतिहासिक काल का है, जो कि गुप्त काल के तक आते हैं, गुप्त काल के दिनों तक आते हैं। और उसमें सैनिकों को तलवार लिए हुए और भाला लिए हुए दिखाया गया है। तो तलवार और भाला का लेकर सिपाहियों के चलने का जो चलन है, वो इसलिए ऐतिहासिक काल से संबंधित रखता है। तो इस प्रकार से काल विभाजन के लिए पिगमेंट के कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाए, पिगमेंट के आधार पर काल विभाजन न किया जाए कि हरा रंग पहले का है और लाल रंग बाद का है। इस प्रस्ताव को मठपाल, ऑल्चिन और चक्रवर्ती ठुकराते हैं, इसे नहीं मानते और इसके बदले में यह प्रस्तावित करते हैं कि जो विषय वस्तु है उसके आधार पर इनका काल विभाजन करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें शिकार के दृश्य, जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसमें खेती और पशुपालन के दृश्य, और जो ऐतिहासिक काल है उसके लिए जो तलवार और भाला लिए हुए सैनिकों का दृश्य आदि रखा जा सकता है। ये जो रॉक पेंटिंग है, इसका जो शैल चित्रों का सबसे जो आश्चर्य कर देने वाला जो आयाम है वो है कि ये रंग कैसे बनाते थे। ये कौन सा रंग इन्होंने बनाया जो कई हजार सालों तक और ख़ास तौर से खुले में, धूप में, बारिश में रहने के बावजूद ये टिक गया, या जिनको कि किसी खास तरह से केयर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये शैलाश्रयों के दीवार पर मौजूद हैं। ये कैसे तैयार किया जाता था? अब जो वैज्ञानिकों ने, पुरातत्व शास्त्रियों ने खोज कर निकाला है, उससे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर रंग स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाले खनिजों से बनाया जाता था। और ये स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाले खनिज ज़्यादातर जो है वो लाल रंग के जो गेरू होते हैं, ऑकर, OCHRE, ऑकर, वो ऑकर कलर का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। गेरू जिसको कि हिंदी में कहते हैं, यह एक तरह का लोहे का ऑक्साइड है या ज़मीन का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कि फेरस की मात्रा, लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लाल हो जाता है। और इस तरह के लाल मिट्टी को घोलकर ये अपने लिए रंग तैयार करते थे। इसमें ख़ास तौर से
लाल का जो गेरू रंग है, गेरुआ रंग, उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है। और उसके अतिरिक्त फिर सफ़ेद का उपयोग दिखाई देता है। सफ़ेद के लिए ये लोग चूना पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और इसी प्रकार फिर ग्रीन और येलो का भी कभी कभी उपयोग हुआ है, हरे रंग का और पीले रंग का, जिसके लिए वनस्पतियों का या किसी प्रकार के मिनरल का उपयोग किया जाता था। ये जो मिनरल्स थे, इनको पहले तो पानी में डाइल्यूट किया जाता था, पानी में घोला जाता था, और फिर उसके अंदर एनिमल फैट, पशुओं की वसा को उसमें मिलाया जाता था। या फिर कुछ ऐसे पौधे होते थे जिनके की रस को मिलाया जाता था, गोंद है जैसे, उसको मिला करके तब ये रंग तैयार किया जाता था। तो इस प्रकार से खनिज, और खनिज में पशुओं की चर्बी, और फिर उसके अंदर या उसके अलावा उसमें प्लांट जूस, जो कई प्रकार के पौधे हैं उनका रस, यह मिला करके तैयार किया जाता था रंग का एक घोल, जिससे कि हम लोग पाते हैं कि मिनरल जो है वो कलर तैयार किया जाता था। ज़्यादातर पेंटिंग मोनोक्रोम है, यानी कि एक रंग से बनाए गए हैं। इनमें अलग अलग रंगों का उपयोग नहीं दिखाई देता है, मोनोक्रोमेटिक हैं। यानी कि यदि गेरुआ है तो सिर्फ गेरुआ है, या कई बार सिर्फ सफ़ेद है तो सिर्फ सफ़ेद है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो नेचुरल सरफेस है उसको भी तैयार नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पत्थर है उसको पहले किसी चीज़ से लीप कर, जो कि हमको बाद में दिखाई देता है अजंता एलोरा में, कि पेंटिंग दीवारों पर करने के पहले दीवार को तैयार किया जाता था, वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ रफ सरफेस पर बिना किसी तैयारी के, बिना उसको स्मूथ किए हुए, बिना किसी तरह के इसके की पृष्ठभूमि बनाए हुए, सीधा रॉक पर पेंटिंग किया जाता था, नेचुरल रॉक पेंटिंग किया जाता था। इसके लिए ब्रश बनाने के लिए शायद टहनियों का सहारा लिया जाता था, जैसे दतमन हम लोग देखते हैं उस प्रकार ट्विग्स को, टहनियों को कूट करके और उनको ब्रश जैसा बना लेते थे। या पशुओं के बाल को लेकर उसके जो गिलहरी की पूंछ या और भी किसी चीज़ या किसी रोए को लेकर ये लोग उसको जमा करके फिर उसका ब्रश बनाया करते थे। तो ट्विग्स, एनिमल हेयर्स, ये ब्रश बनाने के माध्यम थे। तो पेंटिंग के लिए हमने देखा कि कैसे रंग बनाए जाते थे, मिनरल्स को लेकर के उनको पानी में घोला जाता था, फिर उसमें चर्बी मिलाई जाती थी, फिर उसमें कुछ पौधों के रस मिलाए जाते थे, और उस प्रकार उनको गढ़ा करके तब उनसे पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर इसी तरह से ब्रश के लिए टहनियों के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता था, या पशुओं के बाल का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से ये बनाए जाते थे। जहाँ तक सब्जेक्ट मैटर का सवाल है, विषय वस्तुओं का सवाल है, तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो मिलते हैं वो है जंगली जानवर और उनके शिकार का दृश्य। ऐसा लगता है कि उस प्रागैतिहासिक काल में लोगों का जो धार्मिक विश्वास था वो ये था कि, जिसको कि टोटेमिज्म भी कहते हैं अब, कि यदि हम चित्र में एक हिरण को तीर लगता हुआ दिखाएं और उससे खून गिरता हुआ दिखे, तो इसका असर ऐसा ही नेचर पर भी पड़ेगा। यानी कि जब हम प्रकृति में जाएंगे तो प्रकृति में भी सिंपैथेटिक मैजिक जिसको कहते हैं, प्रकृति में भी ऐसा ही होगा, जैसा चित्र में बनाया था वैसा ही होगा। आपने सुना है कि बहुत सारे लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि जादू मंत्र टोना में यदि किसी मनुष्य के चित्र पर, उसके ऊपर यदि तंत्र किया जाए, चित्र के ऊपर उसको मारने के लिए मंत्र पढ़ा जाए, तो वो मनुष्य वास्तव में मर जाएगा। यह विचार या इस प्रकार का विचार इसी प्रागैतिहासिक काल की उपज है, जिसको कि सिंपैथेटिक मैजिक कहते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल में यह विश्वास किया जाता था कि जो हम चित्रण में दिखा रहे हैं, जैसे यदि दिखा रहे हैं कि हिरणी जो है वो बच्चे को जन्म दे रही है, या मनुष्य कोई स्त्री जो है वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो जैसे वहाँ जन्म हुआ वैसे ही समाज में भी होगा, वैसे ही प्रकृति में जैसा हुआ
उसी प्रकार से होगा। यह एक प्रकार का विश्वास है कि एक प्रकार से आप इसके माध्यम से प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। ये मैजिक की एक पहले चरण की शुरुआत मानी जाती है। तो कई प्रकार के पशुओं का जो डिपिक्शन है, जो चित्रण है, और उसके बाद फिर उसको शिकार होता हुआ, पकड़ा जाता हुआ दिखाया जाता है। यह दिखाता है कि किस प्रकार उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी हंटिंग पर, आखेट पर निर्भर थी। कहीं बहुत ही कम, लेकिन कभी कभी चिड़ियों या पौधों के भी चित्रण दिखाई देते हैं, लेकिन खेती का तो कोई चित्रण दिखाई नहीं देता, कोई एग्रीकल्चरल थीम इसमें दिखाई नहीं देता, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये एग्रीकल्चरल पीरियड से पहले की बात है, खासकर जो हम लोग अपना पहला चरण देखते हैं। जो एनिमल प्रेजेंट जो पोर्ट्रे किए गए हैं, उनमें भी कई प्रकार के पोस्चर्स और मूड हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ चर रहे हैं, जो ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक प्रकार से इतने रियलिस्टिकली, वास्तविकता पूर्ण तरीके से उनको चित्रित किया गया है कि वह आश्चर्य लगता है। हमें कई साइज में, कुछ सेंटीमीटर के भी मिलते हैं, और कई ऐसे पेंटिंग हैं जो कि लाइफ साइज के मिलते हैं, कि जितने बड़े पशु होते हैं उतने बड़े आकार के मिलते हैं, और कुछ पेंटिंग ऐसे मिलते हैं जो कि महज कुछ सेंटीमीटर के हैं। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि जो या इनका जो चित्र बनाया जाता है, वो उसका आउटलाइन पहले बनाते हैं, आउटलाइन के अंदर फिर बॉडी को फिल करते हैं, भरते हैं, और ये जो डेकोरेशन होता है उसमें जियोमेट्रिक पैटर्न हमें दिखाई देता है, जैसे कि सीधा या वेवी लाइंस, जो तरंगित लाइन होती है, जो लहर जैसा लहरदार लाइन दिखाई देता है, या क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई देता है, कट्टम कुट्टी वाला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के ज्योग्राफिक डिज़ाइन के बारे में इन्हें आइडिया था, और वो उसका उपयोग करते थे। ज्यामितीय आकार एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि ये एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को फिर से दिखाता है। यह भी कहा जाता है कि जो शुरुआती पेंटिंग्स थे उसमें सिर्फ पशुओं का ही चित्रण है, बाद में चलकर उसमें मनुष्य भी जोड़े जाने लगे। और इसलिए यदि हमें कालखंड के आधार पर विभाजित करना हो, तो ऐसे पेंटिंग जिसमें सिर्फ पशु दिखाए गए हों, मनुष्य न दिखाए गए हों, वो और पुराना माना जाएगा। जो मनुष्य हैं उनको एकदम कन्वेंशनल बेसिस पर सिर्फ एक अमूर्त आधार पर उनका चित्रण किया गया है। सीक की तरह का बदन, उसमें नीचे 2 टांगें, 2 हाथ, इस प्रकार जो सांकेतिक है, स्टिक शेप्ड है, डिस्प्रपोर्शनेटली लॉन्ग है, जो उनमें प्रपोर्शन का कोई हिसाब नहीं है कि शरीर यदि इतना लंबा है तो उसके मुकाबले पाँव कितना लंबा होना चाहिए, ये नहीं दिखाई देता है, डिस्प्रपोर्शनेट है। हंटिंग सीन जो है वो उसमें कई बार ग्रुप में हंटिंग दिखाई देता है, कई बार दिखाई देता है कि पूरा दल जो है वो शिकार के लिए निकला है, और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है जिसमें कि इंडिविजुअल हंटर, एक या एक से कुछ अधिक हंटर्स भी दिखाई देते हैं। इन चित्रों में दिखाई देता है कि जो मर्द लोग हैं, वो जो शिकार करने के लिए पुरुष लोग जाते हैं, उनके हाथों में छड़ी है, भाले हैं, जो तीर धनुष है, बार्ब्ड स्टिक है, जो कांटेदार, जो लाठी के अंदर, लाठी के ऊपर कांटों को लगा करके बनाया गया है, बार्ब्ड स्टिक है। तो ये सब एक प्रकार से उनके औजार या हथियार दिखाई देते हैं। इस समय में औजार में और हथियार में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो भी हथियार है वो मूल रूप से सर्वाइवल के लिए है, और वो खाना प्राप्त करने के लिए है। जो औजार का मुख्य काम होता है प्रोडक्शन करना, तो उस समय चूँकि इकॉनमी ही हंटिंग गैदरिंग इकॉनमी थी, इसलिए औजार और हथियार के बीच कोई फ़र्क इस समय नहीं है। जो हम इसमें ह्यूमंस का पोजीशनिंग देखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि कई जगह बहुत ही प्लान तरीके से हंटिंग की जाती थी। ख़ास तौर से भीमबेटका में
एक ऐसी पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें कि ज़मीन पर जिसमें कि एक जानवर को पूरा चारों तरफ से घेर कर, एक प्रकार से जानवर को घेर कर चोटी से गिराने की कोशिश की गई है। क्लिफ से, स्टीप क्लिफ से उसको चारों तरफ से उस जानवर को हल्ला करके और शोर शराबा करके उस तरफ भगा रहे हैं जिस तरफ आगे क्लिफ है, जो एकदम खड़ा वहाँ से खाई है, खड़ी खाई है। तो उसमें यदि गिराया जाएगा, उसमें यदि वो गिर जाएगा तो मर जाएगा। और इस तरह से एक तरह के ये भी एक शिकार का तरीका दिखाई देता है और यह तरीका उसमें चित्रित है। इसी प्रकार से हाथी के शिकार का, गैंडे के शिकार का दृश्य भी दिखता है, जो हमें यह इंसाइट देता है, अंतर्दृष्टि देता है कि कैसे इतने बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए भी अब मनुष्य कैपेबल हो गया था, सक्षम हो गया था। एक ऐसा दृश्य है जिसमें कि दिखाई दे रहा है कि उसे एक हंटर को, एक शिकारी को राइनो ने, जो गैंडा है उसने उछाल दिया है हवा में। और यह एक प्रकार का दिखाता है, डेंजर को दिखाता है कि इनके शिकारी जीवन में किस प्रकार की समस्याएं रहती होंगी और यह ना हो इसके लिए शायद उन्होंने कुछ जरूर कर्मकांड किए होंगे कि ऐसा ना हो। फिशिंग सीन दिखाई देता है, कई जगह मछली मारने के दृश्य दिखाई देते हैं। यह दिखाई देता है कि कैसे बिल के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डाल करके, छड़ी डाल करके चूहे को बाहर निकाला जाता है और पकड़ा जाता है। इसी तरह से मधुमक्खी के छत्ते से मधु जमा करने का, या पुरुष और स्त्रियों द्वारा फल जमा करने का, इन सब चीज़ों का दृष्टांत मिलता है। यानी कि ये जो चित्र है वो उनके जीवन के आसपास के इससे लिए गए हैं। इसके अलावा ऐसे शैल चित्रों में, रॉक पेंटिंग में कई बार परिवार के दृश्य भी दिखाई देते हैं। भीमबेटका में एक बच्चे के, शिशु के को दफनाने का बड़ा ही मार्मिक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें कि छोटे बच्चे को दफनाया जा रहा है और उसके मॉर्नर्स जो हैं, जो उसको मातम मनाने वाले परिवार के लोग जो हैं, वो चारों ओर बैठे हैं। इसमें ऐसे भी चित्रण दिखाई देते हैं जिसमें कि पुरुष, स्त्री और बच्चे साथ बैठकर खा रहे हैं। यानी एक प्रकार से सामाजिक जीवन का जो प्रतिबिंबन है वह भी इन चित्रों में हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के चित्र, छोटे बच्चों का किस प्रकार केयर किया जाता था वो दिखता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ दिखती हैं। ख़ास तौर से हमें कुपगल्लू, कर्नाटक में KUPGALLU, कुपगल्लू जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर उत्तेजित पुरुषों द्वारा एक महिला के एब्डक्शन का, उनको किडनैप करने का, उठा कर ले जाने का दृश्य दिखाई देता है, अपहरण का दृश्य दिखाई देता है। और यह जो डिपिक्शन है, यह हो सकता है कि या तो युद्ध का चित्रण होगा, या हो सकता है कि कोई उनका मैरिज रिचुअल रहा हो। कई जनजातियों में यह इस प्रकार का रिचुअल होता है, कर्मकांड होता है, जिसमें कि असल में लड़की को उठा कर ले जाते हैं, उसका अपहरण करके ले जाते हैं विवाह के लिए। तो ये पहले प्रथा रही होगी जो कि बाद में रिचुअल का हिस्सा बन गया होगा। तो इस प्रकार के कई सामाजिक दृश्य भी मिलते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार हम यदि देखें तो जो चित्रण है उसमें सामाजिक यथार्थ का भी कुछ न कुछ झलक मिलता है। जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, इसमें यदि हम मोटे तौर पर देखें तो मेल डोमिनेंस दिखाई देता है। पुरुष इस समय में भी काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, क्योंकि हमें स्त्रियों के किसी एक्टिव हंटिंग ग्रुप में जाने का दृश्य नहीं दिखाई देता है। स्त्रियों का चित्रण भी कम हुआ है। ख़ास तौर से जो हैजार्डस एक्टिविटी है उसमें तो बहुत ही कम स्त्रियां दिखाई देती हैं। उनको ज़्यादातर वेजिटेबल और फ्रूट कलेक्ट करते हुए, मछली मारते हुए, या बिल्ली, चूहा इत्यादि को पकड़ते हुए जो छोटे पशु और छोटे जीव जंतु हैं, इनके रूप में दिखाई देता है। और हमें दिखता है कि जो
घर के काम काज है उसमें हमें एक प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर अब हो चुका था लिंग के आधार पर, यानी कि घर का काम ज़्यादातर महिलाएं करेंगी और बाहर का काम जो है ये पब्लिक और प्राइवेट का जो डिवीज़न है जो हम लोग आज तक देख रहे हैं वो पब्लिक और प्राइवेट का डिवीज़न स्त्री और पुरुष के बीच में होना शुरू हो गया था। हमें कुछ ऐसे रॉक पेंटिंग्स भी मिले हैं जिसमें कि रिलीजियस बिलीव्स और सुपरस्टिशंस के निशान मिलते हैं। हमें मास्क पहन करके ग्रुप डांस के भी अवशेष मिलते हैं। हंटिंग के ऐसे सीन दिखते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि यह कोई न कोई कर्मकांड का दृश्य रहा होगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सीमित साधन उपलब्ध रहते हुए भी जो प्रागैतिहासिक काल का यह चरण है जिसे हम पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल कहते हैं, इन दोनों ही चरणों में हमें जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, शैल चित्र हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, पेट्रोग्राफ्स हैं, उनके आधार पर समाज के अंदर एक अंतर्दृष्टि मिलती है। अब हम सिर्फ उनके औजारों की चर्चा नहीं करते हैं बल्कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल में समाज का ढांचा और चिंतन क्या था उसके बारे में भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये एक बड़ा विशद विषय है, इसके बारे में आप और भी अध्ययन करेंगे। एक पत्रिका ही निकलती है जो कि सिर्फ रॉक पेंटिंग्स जो आते हैं साल भर में उनके बारे में आलेख प्रकाशित होते हैं। यदि आप लाइब्रेरी में जाएंगे और खोजेंगे तो आपको ऐसी पत्रिकाएं मिल जाएंगी। तो मैं अब यही समाप्त करता हूँ। यह यूनिट 2 आपका जो प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर सोसाइटी था उसके बारे में हम लोगों ने पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक माइंड, इन तीनों रूब्रिक की, इन तीनों आयामों की चर्चा की और संक्षेप में इसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की। अब इसके बाद हम लोग तीसरे यूनिट में आएंगे जिसमें कि एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। खाद्य उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि दरअसल खाद्य उत्पादन के साथ ही वह मनुष्य बना जिसके साथ हम आज देख रहे हैं कि इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यह पहली क्रांति थी, नियोलिथिक पहला ऐसा विशाल परिवर्तन था जिसने मानव समाज को गढ़ने में एक महान भूमिका अदा की। धन्यवाद।